ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। मेजर obstacle to national progress. This is the first part of the question. Critically examine how climate change and terrorism reshape Pakistan progress. This is the second part of the question, that is the direct part. ये indirect part. हमेशा कहा है कि जो ओपनिंग लाइंस होती हैं वो आपकी जर्नल होती हैं, लेकिन बड़े क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट थॉट कन्वे होना चाहिए। Concept of security has expanded beyond military threats in the 21st century as the state face non-traditional security threats today that are internal, transnational and directly linked to the nation's progress. मुझे बताओ ये ओपनिंग लाइंस क्या क्लियर नहीं है क्या? कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश लिखी है क्या है? बताओ मुझे। The concept of security has expanded beyond the military threats in the 21st century as the state faced non-traditional security threats today that are internal, ठीक है, ट्रांसनेशनल एंड डायरेक्टली लिंक टू द नेशनल प्रोग्रेस। क्या इसमें मुझे बताओ, क्या क्लियर नहीं है क्या? कंप्लीट थॉट कन्वे हो रहा है ना? These threats have emerged as a major obstacle to national progress because they weaken the foundations on which the development rests. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वो उसने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में नेशनल प्रोग्रेस पे बात की है, नेशनल डेवलपमेंट पे बात की है। अनलाइक वार्स दे डू नॉट डिस्ट्रॉय अ कंट्री ओवरनाइट बट दे एरोड इट स्लोली। इन केस ऑफ पाकिस्तान, अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं। क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म देखो किस तरह से उसने लिंक किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखो किस तरह से ये लिंक्ड हुए आपस में, जिससे आप कहते हैं ना कोहेरेंसी। यहां से इन केस ऑफ पाकिस्तान, यहां से इस पे इस वाले जो थॉट है, इस वाला जो थॉट है, इसको मैंने यहां से इससे लिंक किया है। इन केस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के केस में क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म आर द टू मोस्ट क्रिटिकल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स that are reshaping the country's progress. Both of them directly affect, यहां पे देखो ई नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ए लिखा है, ए वर्ब है वो। affect economic growth by increasing the cost and reducing the productivity. हम किस पे बात कर रहे हैं? नेशनल प्रोग्रेस पे बात कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये है, नेशनल प्रोग्रेस पे बात करनी है हमने। They also damage social cohesion by creating displacement, poverty, and fear in society. Climate change alters resource base of the country and increases vulnerability, while terrorism weakens institutions and discourages investment. Despite having policies, अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा गया ना, critically examine, उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। Despite having policies and strategies for both issues, implementation remains weak. Moreover, the traditional security-focused approach ignores human security. Without addressing them, the goal of development and prosperity will remain difficult to achieve. मुझे बताओ कौन सा ये मुश्किल था? कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक हो, कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज किया हो मैंने ऐसा, ठीक है, या ऑक्सफोर्ड से निकाल के मैंने कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्डिंग यूज की हो? बताओ। इसी पे ही आओ आगे। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इज मेजर ऑब्स्टिकल टू नेशनल प्रोग्रेस। देखो 100 बार कहा है कि जो आपके हेडर होते हैं दे मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन सेंटेंस फॉर्म। ऐसा ही कहा ना? ये वन वर्ड और टू वर्ड के क्या है में हेडर्स हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। 100 बार मना किया है कि आप अपने हेडर्स बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दें। अब किसी ने हेडर दिया फॉर एग्जाम्पल कि क्लाइमेट चेंज रीशेप्स इकोनॉमी, बकवास हेडर।
रीशेप कैसे हो रही है इकोनॉमी, वो सब हेडर बना के दो ना कि रीशेप कैसे हो रही है। रीशेप कैसे हो रही है, योर सब हेडर शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब इस पे बात करें जो आपको पैराग्राफ नहीं लिखने आया है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी है। ये आपके सामने पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है। Non-traditional security threats have emerged as major obstacle to national progress in Pakistan because they directly affect human security and development. First, यहाँ पे first, environmental threats like climate change damage the economy as seen in the 2022 floods that destroy crops. Example, इसके साथ ये example दिया मैंने. Second, terrorism weakens institution forcing higher defense spending in KP and Balochistan. Third, resources such as water scarcity, energy crisis create instability with water shortages in Sindh and Balochistan and Delhi load shedding affecting the industry. Fourth, rapid population growth and food insecurity. दो फैक्टर्स कंबाइन करके मैं लिख रहा हूं ताकि इसको हम कहते हैं प्रिसी राइटिंग, कहते हैं ऐसे प्रिसाइज करके दो फैक्टर्स लेके उसको उस पे मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं. Poverty and employment. Fifth, health like COVID and cyber attacks on banks and data systems further burden the state. Since these threats target food, water, energy, and governance together, they make it very difficult for Pakistan to achieve sustainable progress. ये आपने पैराग्राफ लिखना था जो किसी को भी नहीं लिखने आया. कुछ आया समझ नहीं? कुछ आया समझ? बुजुर्गों बताओ. इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि लिखो, ये रट्टू पोपट ना बनो कि सर टॉपिक सर वो भी पढ़ाएंगे, सर ये भी पढ़ाएंगे, सर वो भी पढ़ाएंगे, लिखना आता नहीं है, सर ये टॉपिक भी रह गया, सर ये भी टॉपिक भी करवा दें. 100 बार कहा है अपनी राइटिंग ठीक करो, अपनी राइटिंग ठीक करो और टॉपिक्स के पीछे मत भागो. टॉपिक्स के आपको एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया होता है, 4 क्वेश्चंस करने हैं आपने, 4 क्वेश्चंस करने हैं आपने. आपको 7 के 7 क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, कोई वर्ल्ड कप नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो जो 4 क्वेश्चन है वो ढंग से तो करके आओ, वो ठीक हो. कोई भी सब्जेक्ट आपको मार्क्स नहीं देता, आंसर्स मार्क्स देते हैं. 100 बार का है, आंसर्स जो आप लिखेंगे वो मार्क्स देंगे. कुछ बात समझ आई? अपनी राइटिंग ठीक करो, रोज लिखो. ये नवंबर दिसंबर वाले जो स्टूडेंट्स है ना, वो तो सीधा सीधा फेल है. मेरे से अभी एफिडेविट लिखवा लो, सीधा सीधा फेल है. जो नवंबर दिसंबर का जो सोच के बैठे हुए कि हम नवंबर दिसंबर में लिखना शुरू करेंगे, ऐसे ही 2.5% पासिंग रेशियो नहीं है. ये रीजंस हैं, ये रीजंस हैं जिनकी वजह से आप लोग फेल हो जाते हो, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ो, खुद बताता है आपको. आई होप क्लियर हूं मैं. आई होप मैं क्लियर हूं अब कि राइटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सिंपल लैंग्वेज लिखो, ग्रामेटिकली एक्यूरेट हो. सिंपल लैंग्वेज लिखो, ग्रामेटिकली एक्यूरेट हो. ये आपसे उसने डिमांड की होती है. आपसे कोई भी हैवी वोकेबलरी उसने डिमांड नहीं की है. कोई भी उसने हैवी वोकेबलरी अगर यूज भी की ना, फिर भी वो फेल करेगा. आपसे सिंपल लैंग्वेज उसने पूछी कि आसान से लफ्जों में आप बताओ, उसको आसान सी बादशाही जो है ना वो लैंग्वेज ही समझ आती है. तो आसान से वर्ड्स में उसे बताओ लेकिन एक्यूरेट हो.
ठीक है, जिसमें कोहेरेंसी भी हो, पढ़ने में मजा भी आए कि हाँ जी ठीक है। जितना आप उससे आसान करके पेपर दोगे वो आपको मार्क्स देगा। अगर अदरवाइज उसे आप बोर करोगे ना या इररिलेवेंट लिखोगे, तब जाएगा, सीधा सीधा फेल करेगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात नहीं है। मैंने क्या कहा था ओरिएंटेशन में, जो सीएसएस है ना, उसका जो सीक्रेट है वो है सीएपीए है। ठीक है, मैंने ओरिएंटेशन में भी कहा था आपको कि जो सीएसएस है उसका जो सीक्रेट है वो सीएपीए। सारी गेम यहां से निकलती है, राइटिंग सब चीजें। और ये सब इसी सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं होती राइटिंग्स, या आपके ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस सब में अप्लाई होती हैं। सब में अप्लाई होती हैं। कोई भी सब्जेक्ट लिखना नहीं आता, फेल हो जाओगे या मार्क्स कम आएंगी, ओवरऑल नहीं बनेगा आपका। आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड्स। अब इस पे पास में पाकिस्तान अफेयर्स में भी पूछा गया है और इस पे इससे भी पूछा गया है। 2024 का पेपर देखें, आई थिंक 2025 पाकिस्तान अफेयर्स का 2 क्वेश्चंस उसने डेमोक्रेसी पे पूछे हैं, उसमें डेमोक्रेसी पे। अब ये जो पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये मैंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, जो एक्सेप्टेड है, जिसको सही समझा जाता है, वो है अब्राहम लिंकन की। कहते हैं डेमोक्रेसी जो है इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में है उसने वेरियस हर्डल्स फेस किए हैं इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप क्राइसिस। कायदे आजम एंड लियाकत अली खान के बाद हमने लीडरशिप क्राइसिस फेस किया है। कुछ स्टूडेंट्स भुट्टो साहब को मानते हैं, लेकिन नहीं, दैट टाइम मुजीब मुजीब साहब भी थे। ठीक है, मुजीब साहब भी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेस, आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया है, 9 साल बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई स्टेट होती नहीं है। पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म है माशाल्लाह से। फ्रीक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशंस रहे हैं जब से आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। पॉलिटिकल क्राइसिस आज भी है। इदारे हमारे आपस में लड़ते हैं, इदारे की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट हो या जुडिशरी हो या मिलिट्री हो। लेकिन फिर भी एक रे ऑफ होप है डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो 2008 से चली आ रही है। बेशक हाइब्रिड सिस्टम में मार्शल लॉ नहीं लगा, ठीक है, मुशर्रफ साहब के बाद मार्शल लॉ नहीं लगा, मिलिट्री अभी भी है, गवर्नेंस में मिलिट्री अभी भी है, हाइब्रिड मॉडल बना हुआ है, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगा। यूथ भी जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती। इंडिया का एग्जाम्पल आपके सामने है, जिंजी वाला। पाकिस्तान में भी यूथ पार्टिसिपेट करती है। पहले तो यूथ जो है वो पॉलिटिक्स से नफरत करती थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आई है ना, सोशल मीडिया, उसके बाद यूथ जो है वो पार्टिसिपेट करती है पॉलिटिक्स में। तो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ठीक है, अमंग यूथ है, अमंग यूथ पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि किसको वोट देना है या नहीं देना है। इसी तरह से वोटर टर्नआउट देखें अगर 2024 इलेक्शंस में, तो वो भी अच्छा है। तो ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं ये रिवील करते हैं कि डिस्पाइट चैलेंजेस, अब यहां पे देखो किस तरह से थॉट्स को कनेक्ट किया गया है। ये चैलेंजेस हैं, ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स। इन दोनों थॉट को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन दी गई है कि दीज पॉजिटिव इंडिकेटर्स रिवील दैट डिस्पाइट द चैलेंजेस, ये चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, it has slowly and gradually evolving in Pakistan. It has been होगा, it has been slowly and gradually evolving in Pakistan. तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन होता है। अब आते हैं चैलेंजेस कौन से हैं डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में, कंटेम्पररी हो या हिस्टोरिकल हो। चाहे कंटेम्पररी हो या हिस्टोरिकल हो, कौन सी चैलेंजेस रही हैं डेमोक्रेसी को।
सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। 1947 में आपको आजादी मिली है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आया है फर्स्ट 1956 में, 9 साल बाद। ठीक है, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें कब आया है। बताओ मुझे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया है? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात नहीं कर रहा हूँ सरोज गिलानी। इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंस के बाद की बात, आफ्टर 1947 की बात कर रहा हूँ। हसन, क्या कर रहे हो? 1948, जी 1948 में, मतलब 1 साल बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। जो भी इदारे होते हैं या गवर्नमेंट हो, कहां से पावर ड्रॉ करती है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्रॉ करती हैं, ऑब्वियस ही बात है। जो हमारे इदारे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, पार्लियामेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे नेब हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्रॉ करती है ना। पाकिस्तान में 9 साल तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहा। हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश ने दिया था, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। और इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ हमने एक फ्रूट चार्ट बना के, इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ हमने फ्रूट चार्ट बना के पाकिस्तान में एक लॉज अनाउंस कर दिए। पाकिस्तान में हमने लॉज अनाउंस कर दिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे ना डिफरेंस था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे डिफरेंस था, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आपका डिले हुआ है। जैसे रिप्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान की सीट्स कितनी होनी चाहिए या वेस्ट पाकिस्तान की सीट्स कितनी होनी चाहिए। इसी तरह जो बंगाली थे या ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि वो लार्ज प्रोविंस था, दैट इज व्हाई दे डिमांडेड कि बंगाली जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या मिलिट्री आप कहें, वो कहते हैं नहीं, उर्दू ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 1956, उसमें पाकिस्तान की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है उर्दू और बंगाली। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे दोनों के विंग्स के बीच में, विंग्स मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिफरेंस था। फिर लीडरशिप क्राइसिस इन दी कंट्री। आपने नोट किया होगा पाकिस्तान में रीजनल लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। ये आज जो न्यू प्रोविंसेस वाली बात हो रही है, इसको क्यों अपोज कर रही है, खास करके पीएमएलएन या पीपीपी क्यों अपोज कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि सिंध में जो है वो पीपीपी की गवर्नमेंट है और पंजाब में जो है पीएमएलएन है। हर हर किसी ने अपना प्रोविंस बांटा हुआ है। अगर ये प्रोविंस फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जो है इनकी भी टूट जाएगी। तो पाकिस्तान में रीजनल लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। सिंध में पीपीपी, पंजाब में पीएमएलएन, केपी में खान साहब हैं, बलूचिस्तान में सारे भाई साहब हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में पता नहीं किसकी गवर्नमेंट होती है, उसका पता नहीं चलता। तो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। नेशनल
लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं है। कोई भी पार्टी जो है वो चारों प्रोविंसेस में उसकी मेजॉरिटी नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की चारों प्रोविंसेस में मेजॉरिटी नहीं है। तो लीडरशिप वैक्यूम है पाकिस्तान में, लीडरशिप वैक्यूम है पाकिस्तान में। अब कोई कहेगा नहीं सर, खान साहब जो है वो चारों प्रोविंसेस में बड़े फेमस है, सर नहीं सर जरदारी साहब बड़े फेमस है, नहीं, वो आपके वोट और नंबर ऑफ सीट्स बताते हैं, जो आपके वोट्स हैं नंबर ऑफ सीट्स बताती हैं। तो लीडरशिप क्राइसिस है पाकिस्तान में। अब देखो, ये आपका सब हेडर है, फॉर एग्जाम्पल सब हेडर है। ओपनिंग लाइन जो होती है वो इस सब हेडर के बारे में होती है कि लीडरशिप क्राइसिस हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन डिरेलिंग द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। कायदे आजम के बाद, मतलब पाकिस्तान जैसे ही पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली है, तो कायदे आजम बाबा कायद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो सेकंड विजनरी लीडर थे वो थे जनाब लियाकत अली खान, वो भी 1951 में वो भी मारे गए थे। जब दोनों ही विजनरी लीडरशिप हमारे चली गई, तो पाकिस्तान किनके हाथों में आ गया? फ्यूडल्स के हाथों में आ गया। फ्यूडल्स, ठीक है, फ्यूडल्स के हाथों में आ गया। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप जिस भी एरिया से हैं, जिस भी एरिया से हैं, आपकी एरिया का जो एमएनए एमपी है उसके पास लैंड या बिजनेसमैन होगा या होगी। आप जिस भी एरिया से हैं, मुझे बताओ, आपके एरिया का जो एमएनए एमपी है गरीब है? हम्म आपके जो एरिया का एमएनए है, जहां से भी हैं आप, जिस भी सिटी से हैं, तो आप अपनी कंस्टिट्यूंसी का बताएं। शर्जील इनाम मेमन, अल्लाह अकबर, वही आपका एमपी है। बहुत ज्यादा गरीब है वो तो। अब अमीर हो गया ना। जी, जिस भी एरिया से हैं आप, अपने एरिया का एमएनए एमपी है तो आपको पता होगा, ठीक है, आपके एरिया का एमएनए एमपी आपको पता होगा। या नहीं पता क्या? बताओ मुझे, गरीब है वो? तो पाकिस्तान फ्यूडल्स के हाथों में चला गया। अब ये जो फ्यूडल्स होते हैं, अपनी वेल्थ की बेसिस पे या वेल्थ को यूज करके पॉलिटिक्स में आ गए। वेल्थ को यूज करके पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में आके उन्होंने क्या किया? मजीद वेल्थ में एडिशन की, पॉलिटिक्स को यूज करके मजीद वेल्थ बनाई। इसका एग्जाम्पल वो हिस्टोरिकली भी दे रहा है, उसका वो एग्जाम्पल हिस्टोरिकली भी दे रहा है कि अगर आप देखें 1970 की इलेक्शन देखें, ठीक है, या जो उसके बाद आफ्टर मैथ क्राइसिस हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, ये सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब जो वेस्ट पाकिस्तानी थे ना, वेस्ट पाकिस्तानी, ये सारे फ्यूडल थे। इवन जुल्फकार अली भुट्टो वाज हिमसेल्फ फ्यूडल। अब मैं भुट्टो के अगेंस्ट नहीं हूं, आपको पता है मैं जरदारी साहब का बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन जो फैक्ट हैं सो हैं। जो वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस थे वो सारे फ्यूडल्स थे। बंगाली जो थे, इन्होंने ही तो मुस्लिम लीग बनाई थी। मुस्लिम लीग किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग जो थी किसने बनाई थी? ये ना बंगालियों ने ही बनाई थी ना। तो ये थी एजुकेटेड क्लास। बंगाली जो थे वो थे एजुकेटेड क्लास। ये वाले जो जनाब थे, मतलब जो आज हम हैं, ये थे फ्यूडल्स। अल्टीमेटली पॉलिटिकल क्लेश हुआ और दरमियान का कोई रास्ता नहीं निकला। मुल्क आपका टूट गया, मुल्क आपका टूट गया। इसी तरह
पॉलिटिकल पोलराइजेशन पढ़ाया है मैंने आपको टॉपिक। पॉलिटिकल पोलराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन किस तरह से डेमोक्रेसी को अफेक्ट करती है। अगर आपका कंसेंसस नहीं होता है तो लॉ मेकिंग नहीं होती। जो इश्यूज हैं, इदारे आपस में लड़ते हैं, तो इसको पढ़ाने की नीड नहीं। ऑलरेडी पॉलिटिकल पोलराइजेशन मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पूरा एज ए होल टॉपिक। उसके बाद है मिलिट्री इंटरवेंशन। अच्छा, यहां पे एक बात समझे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी। गलत है, नहीं। मिलिट्री ने तो इंटरवीन किया, लेकिन उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जो डेमोक्रेसी को थ्रेट हैं या थे। मिलिट्री ने तो इंटरवीन किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए अपने रूल को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने रूल को कंसोलिडेट करने के लिए, जो थ्रेट थे डेमोक्रेसी को। बताता हूं आपको। मिलिट्री हैज नेवर लेट द डेमोक्रेसी टू बिकम मैच्योर इन पाकिस्तान। अब मिलिट्री को ये स्पेस क्यों मिलता है, उसकी वजह है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, या पॉलिटिकल पार्टीज, जब ये आपस में लड़ती हैं, जिसको आप पावर पॉलिटिक्स कहते हो, ये जब आपस में लड़ती हैं तब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए मिलिट्री आ जाती है। अदरवाइज पाकिस्तान में मिलिट्री को कोई स्पेस ही ना मिले। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हो, कंप्रोमाइज हो, इनमें पोलराइजेशन ना हो, मिलिट्री को कभी स्पेस ही नहीं मिल सकता कि वो आपकी पॉलिटिक्स में इंटरवीन करे, कभी भी नहीं। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर पॉलिटिक्स में होती हैं, जिसकी वजह से हमेशा आपकी डेमोक्रेसी स्केट्स ऑन द थिन एज ऑफ द आइस। अब ये स्केट्स ऑन द थिन एज ऑफ द आइस मतलब ये इंडियन में है। अब मिलिट्री ने इंटरवीन किया, उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए। कौन से स्टेप? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की क्यों? अपने रूल को कंसोलिडेट करने के लिए, टू कंसोलिडेट देयर रूल, जिसमें सबसे पहले जिया साहब आते हैं, जनरल जियाउल हक। उन्होंने क्या किया, 8th अमेंडमेंट की, जो कि हुई है 1985 में। अब 8th अमेंडमेंट ने क्या किया, उसने आर्टिकल 58(2)B को इनकॉर्पोरेट किया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 58(2)B का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब ये आर्टिकल 58(2)B क्या कहता है, ये बेसिकली सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाता है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें सारी पावर्स आती हैं प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट भी कर सकता है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, इसने आर्टिकल 58(2)B, ठीक है, 8th अमेंडमेंट की और आर्टिकल 58(2)B इनकॉर्पोरेट किया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे क्या हुआ कि सारी पावर जो है वो जिया साहब के पास आई। अल्टीमेटली जिया साहब ने क्या किया, मोहम्मद खान जुनेजो की जो गवर्नमेंट थी उसको घर भेज दिया। जो मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट थी उसको घर भेज दिया, नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी। ओके, इसी तरह से मुशर्रफ साहब ने भी आर्टिकल 58(2)B यूज किया। So these steps derail the democracy. Mere military intervention is not threat to democracy, but जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, these were the threats to democracy.
उसके बाद है एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान, आपका जो ना इलेक्शन कमीशन एक्ट देखें, उसमें इंट्रा पार्टी का कहा गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। कभी आप लोगों ने देखी है पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो? मतलब होती हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप किसकी होती है? मतलब या ब्लड डिसाइड करती है या पॉलिटिकल स्ट्रगल डिसाइड करती है? बताओ। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होती हैं, अदरवाइज वो पार्टी, उसका फॉर्म ही नहीं फिल होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉर्म ही नहीं फिल होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मस्ट होती हैं। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है, जो पाकिस्तान में होती हैं, तो यहाँ पे ब्लड डिसाइड करती है या पॉलिटिकल स्ट्रगल डिसाइड करती है कि कौन लीडर बनेगा या बनेगी? ऑब्वियसली बात है, ब्लड ही डिसाइड करती है, ब्लड ही डिसाइड करती है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही डेमोक्रेटिक नहीं है, वही डेमोक्रेटिक नहीं है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया है, पॉलिटिकल पार्टीज को फैमिली ऑन एंटरप्राइजेस बनाया हुआ है, फैमिली ऑन एंटरप्राइजेस, जिसकी वजह से डायनास्टिक पॉलिटिक्स है। आपको एक मजे की बात बताऊं, 18th अमेंडमेंट डायनास्टिक पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती है। मतलब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 18th अमेंडमेंट सपोर्ट्स डायनास्टिक पॉलिटिक्स। ये आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 18th अमेंडमेंट डायनास्टिक पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, किस तरह से बताता हूं, ये शायद आपको कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो ये बात, इसलिए कहता हूं टीच पाकिस्तान। क्लास में कौन है? सबर। क्लास में कौन है? चलें जुनेद को पकड़ते हैं क्लास में। नहीं, जुनेद को नहीं, किसी और को पकड़ते हैं, वरिशा को पकड़ते हैं। अब वरिशा की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम क्या रखें, कॉकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी। ठीक है, अब इसकी लीडर है वरिशा। अब वरिशा जो है वो खुद किसी भी हाउस की मेंबर नहीं है, ना नेशनल असेंबली की, ना सेनेट की, ना प्रोविंशियल असेंबलीज की मेंबर है, किसी भी हाउस की मेंबर नहीं है। शी इज पॉलिटिकल पार्टी हेड। लेकिन जो इस पार्टी के दूसरे मेंबर्स हैं वो सेनेट में भी हैं, वो नेशनल असेंबली में भी हैं, वो प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हैं। अब 18th अमेंडमेंट ये वरिष्ठा को एम्पावर करती है कि वो किसी भी अपने पार्टी मेंबर का, पार्टी मेंबर की मेंबरशिप खत्म कर सकती है, सेनेट की भी सीट खत्म कर सकती है, नेशनल असेंबली की भी, प्रोविंशियल असेंबली की भी। अगर कोई पार्टी मेंबर डिसेंड करता है या करती है वरिशा के साथ, तो मुझे बताओ, अगर वरिशा जो है कहती है कि मेरे बाद ये जो है पार्टी हेड बनेगा या बनेगी, तो बताओ उसके मेंबर्स डिसेंड करेंगे? जो पार्टी मेंबर्स होंगे वो डिसेंड करेंगे? या वरिशा कोई भी डिसीजन लेती है तो जो पार्टी मेंबर होंगे वो डिसेंड करेंगे? हम्म, बताओ मुझे, समझ आई नहीं बात? या रिपीट कर दूं? बात समझ आई या रिपीट कर दूं? ये वाली 18th अमेंडमेंट वाली बात बताओ मुझे, समझ आई या रिपीट करूं?
अच्छा चलें, कर देता हूं सबर। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, इसकी पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स हैं, नेशनल असेंबली में भी सीट्स हैं, ठीक है, सेनेट में भी हैं और प्रोविंशियल असेंबली में भी है। ओके, लेकिन ये जो ए है ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना नेशनल असेंबली का, ना सेनेट का, ना प्रोविंशियल असेंबली का। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं जो एमएनएस भी हैं, एमपीएस भी हैं, सेनेटर्स भी हैं। अब अगर ये ए जो है कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, इनको एक्सेप्ट करना होगा। अगर ये डिसेंट करते हैं, डिसएग्री करते हैं, पार्टी लॉयल्टी शो नहीं करते, इनकी ये मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये ए फिर स्पीकर नेशनल असेंबली को, स्पीकर सेनेट या सेनेट चेयरमैन को, या स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को लेटर लिखेगा कि इसकी मेंबरशिप खत्म कर दो, मेंबरशिप खत्म। अब मुझे बताओ ये जो मेंबर्स होंगे ये ए से डिसेंट करेंगे, डिसएग्री करेंगे? बताओ, डिसेंट करेंगे, डिसएग्री करेंगे अगर ये ए कोई भी डिसीजन लेता है? इन केस ए कहता है मेरे बाद जो है ये बी जो है ये लीडर बनेगा, कोई भी डिसेंट नहीं करेगा। दैट इज वाई आप देखते हो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर में कि हमेशा आप चाहे मियाँ साहब जो डिसीजन लें या जरदारी साहब जो डिसीजन ले लें या खान साहब जो डिसीजन ले लें, सारे जो है वो पार्टी मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं। पता होता है कि ये गलत डिसीजन है लेकिन सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पार्टी हेड, पार्टी हेड नहीं जी, कोई भी अमेंड नहीं होती। अभी तक है वो 18th अमेंडमेंट में है, वो चीज 18th अमेंडमेंट में है और ये चीज लिखी हुई है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। और उसके जो बुक के चैप्टर है 18th अमेंडमेंट, उसमें ये चीज लिखी हुई है। 18th अमेंडमेंट को तो चेंज नहीं किया, किसी भी ने नहीं छेड़ा 18th अमेंडमेंट को। आ गया उसके बाद है आपके इदारे, इदारे आपस में लड़ते आए हैं, इदारे जिसमें है पार्लियामेंट, जिसमें है जुडिशरी, जिसमें है मिलिट्री। ये तीनों इदारे पाकिस्तान की हिस्ट्री से ये आपस में लड़ते आए हैं। ठीक है, कभी पार्लियामेंट का फड्डा जुडिशरी के साथ, जिसका एग्जाम्पल है 2013 वाली जो पीएमएल गवर्नमेंट है, इनका फड्डा था साकिब निसार साहब के साथ, वो डैम वाले बाबा साकिब निसार वाले साहब के साथ। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनका फड्डा था काजी फायज ईसा साहब के साथ। इसी तरह से आप आगे भी जाएं, मौलवी तमीजुद्दीन केस वगैरह ये सब पास्ट में जाएं। फिर या पार्लियामेंट का फड्डा इनके साथ, मिलिट्री के साथ मुशर्रफ एंड पीएमएलएन, ठीक है, मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ। इसी तरह से भुट्टो एंड जिया साहब। ठीक है, तो ये आपस में लड़ते आए इदारे। और जब इदारे ही लड़ेंगे तो डेमोक्रेसी कहां से प्रॉपरली फंक्शन करेगी? जब आपके इदारे ही लड़ेंगे तो डेमोक्रेसी कहां से प्रॉपरली फंक्शन करेगी? आगे आ जाए। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल बेसिस पे। किस तरह से बताता हूं।
इसका मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूं आपको। 2007-8 में आती है पीपल्स पार्टी। इन्होंने केसेस बनाए पीएमएलएन के ऊपर, ठीक है, केसेस बनाए, नेब केसेस, पॉलिटिकल केसेस। 2013 में पीएमएलएन पावर में आई। उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे ऊपर केसेस बनाए थे ना, अब देखो हम आपके ऊपर केसेस बनाएंगे। इन्होंने केसेस बनाए पीपीपी के ऊपर, ठीक है। 2018 में आती है पीटीआई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों पे केसेस बनाए, दोनों ही करप्ट हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दोनों पे केसेस बनाए, दोनों ही पार्टीज करप्ट हैं, केसेस बनाओ, उनको जेल में डालो। मतलब पीटीआई ने केसेस बनाए पीपीपी प्लस पीएमएलएन, दोनों ही करप्ट हैं, बनाओ केसेस उनके ऊपर। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आती है पीडीएम। इन दोनों पार्टीज आपस में मिल गई कि ये इसको तो नहीं छोड़ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं, इसने हमारे ऊपर केसेस बनाए थे। इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर केसेस बनाए, ठीक है। मतलब जो पावर में आता है वो अपने अपोनेंट के ऊपर केसेस बनाता है, तो सेटल ओल्ड स्कोर, तो सेटल ओल्ड स्कोर। आपने हमारे ऊपर केसेस बनाए थे, अब तो जाओ जेल में। तो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी इन ट्रू सेंस कभी ही नहीं है। पॉलिटिकल बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी होती है, जो पावर में है वो ठीक है, साफ है, जो अपोजिशन में है वो करप्ट है। अब अपोजिशन वाला जब वापस पावर में आ जाता है तो वो साफ हो जाता है, जो उस टाइम पावर में था फिर वो अपोजिशन में है तो वो फिर करप्ट बन जाता है। इस तरह से आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है जी। समझ आया यहां तक? यहां तक समझ आया, बताओ। आपस में मिले हुए हैं, पहले आपस में नहीं थे। ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई ना वरीशा 2018 के बाद, दो पार्टीज मिल गई थी। समझ आया बुजुर्गों? जल्दी बताओ। जोहेब, आपको समझ आया? जोहेब खान, जाग रहे हैं आप? जोहेब खान है, उबैदुल्ला शाह बुखारी कभी क्लास में बोल भी दिया करें। जोएब एंड उबैदुल्ला, आपको समझ आया? दोनों को आप चुप बैठे होते हैं लाइक इजिप्ट मम्मी। समझ आया? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे देख सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? कीबोर्ड खराब है? किसका कीबोर्ड खराब हो गया? जोएब खान, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें, कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ आया ना बस? चलें, अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? कुछ स्टेट्स हैं जो डेमोक्रेसी इंडेक्स पे टॉप पे हैं, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स पे टॉप पे हैं।
तो उनको देखते हैं हम कि उन्होंने क्या किया ऐसा कि वो डेमोक्रेसी इंडेक्स पे टॉप पे हैं, उनके मॉडल्स को हम फॉलो कर सकते हैं और पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये बात यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो दूसरे कंट्रीज के मॉडल्स है ना, वो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज पे अप्लाई नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। जो दूसरे स्टेट्स के मॉडल है ना, मॉडल्स, वो आप पाकिस्तान के सोशल इश्यूज पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह है सोसाइटी चेंज, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है या पार्लियामेंट सिस्टम में ये हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट की हुई है। दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पाकिस्तान और इंडिया में चलता है। दैट इज वाई हम कर सकते हैं। पाकिस्तान के सोशल इश्यूज, सोशो कल्चरल इश्यूज उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। जेंडर पे कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे नेशनल इंटीग्रेशन है, सोशल कोहेजन है, इन पे नहीं कर सकते। सबसे पहले नॉर्वे का आपका कंसेंसस डेमोक्रेसी मॉडल, ठीक है। नॉर्वे का इकोनॉमी पे भी कर सकते हैं, सोशल इश्यूज की बात की है मैंने सर। कंसेंसस डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी में कंसेंसस होता है, कंप्रोमाइज मतलब आपके डिसएग्रीमेंट भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी कंसेंसस भी होता है। जो नेशनल इश्यूज होते हैं या गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, उन पे ऑलमोस्ट This meeting is being recorded. कंप्रोमाइज भी होती है। जो नॉर्वे का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो एम्फोसिस करता है कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर हो, जहां पे सारे एग्री कर रहे, और ये नॉर्वे के डिसीजन मेकिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो नॉर्वे का जो हम मॉडल है उसको एज एन एग्जाम्पल या एज अ रेफरेंस हम कोट कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस हम कोट कर सकते हैं। उसके बाद है इंडिया। अभी आपने सोचा है कभी इंडिया में क्यों नहीं मार्शल लॉ लगा? कभी सोचा है? वहां पे इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने इम्पोज की थी, वहां पे इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने इम्पोज की थी, लेकिन उसका आज भी जो है मोदी साहब कांग्रेस को वो ब्लेम करते हैं आज भी। इंडिया में कभी मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा, मुझे बताओ। कभी सोचा है? हमारे पड़ोस में, पंजाब वालों को तो बहुत ज्यादा पड़ोस में है। वहां बताता हूं मैं आपको क्या हुआ। इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेहरू। नेहरू, ठीक है, बट वही बता रहा हूं मैं, वो बता रहा हूं। अब जब हम कॉलोनाइज थे ना, इंडिया पाकिस्तान कॉलोनाइज था, ठीक है, या सब कॉन्टिनेंट कॉलोनाइज था, तो ब्रिटिश आर्मी का पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोल होता था। ब्रिटिश आर्मी का वहां की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रोल होता था। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है पाकिस्तान और इंडिया को, तो ये नेहरू साहब को पता था कि आर्मी को किस तरह से दूर रखना है पॉलिटिक्स से, ठीक है। अब ये बात याद रहे कि चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो या इंडियन आर्मी हो, इनका ओरिजिन
एक ही आर्मी से है, दैट इज ब्रिटिश आर्मी। इनका ओरिजिन एक ही आर्मी से है, दैट इज ब्रिटिश आर्मी। जो आज भी ट्रेनिंग होती है ना, वो उसी ब्रिटिश आर्मी की भी के ही गाइडलाइंस पे होती है ट्रेनिंग आज भी। इनका ओरिजिन एक ही है। जी जी, आ गया, मैं आ गया। लगता है डाले वाले आ गए, वो लेक्चर सुन रहे थे कि कहीं हमारे बारे में तो बात नहीं हो रही। डाले वाले लगता है आ गए, कहीं हमारी बात बात तो नहीं हो रही। जी मैं बंद करता हूँ, बंद कर। हाँ जी, जब भी मैं नूर ये टॉपिक पढ़ाता हूँ ना कुछ हो ही जाता है। ओके, तो वहां के आर्मी चीफ जो थे, उन्होंने नेहरू साहब पे किया क्रिटिसाइज, या नेहरू गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज किया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये इंडिया के उस टाइम के आर्मी चीफ थे। तो नेहरू साहब ने उसको बुलाया, किधर आ जाएं जनाब, आप कब से जो है वो इकोनॉमिस्ट बन गए, आप कब से आप जो है ना बीबीए एमबीए कर लिया आपने, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं आप, जो आप गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज पे कमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप कब से पीएचडी आपने कर ली। तो बराए मेहरबानी आप जो है अपने सिक्योरिटी पे फोकस करें, गवर्नमेंट को अपना काम करने दें। ठीक है, और ये नेहरू साहब ने इसके बाद लाए वो रिफॉर्म्स। उसकी एक वजह और भी थी, पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को वो देख रहे थे, ये इंडिया ऑब्जर्व करता है, मार्शल आर्ट्स या आर्मी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो नेहरू साहब ने सोचा कि कहीं वो कहते हैं ना पड़ोसियों का असर हो जाता है, कि हमारी आर्मी को भी पड़ोसियों की आर्मी से या उनसे इंस्पायर ना हो जाए, ये भी जो है वो इंटरवीन ना करने बैठ जाएं इंडिया की पॉलिटिक्स में। कहते हैं ना पड़ोसियों का जरूर असर होता है थोड़ा बहुत। तो नेहरू साहब रिफॉर्म्स लाए थे ताकि इंस्टीट्यूशनल जो पावर्स हैं वो डिमार्केट हों, किसी को क्या करना है वो डिमार्केट हो। फिर है स्विट्जरलैंड का डायरेक्ट डेमोक्रेसी मॉडल। आप बताओ, गवर्नमेंट आपके लिए डिसीजंस लेती है, तो शुरू में आपने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन पढ़ी कि डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट, या सॉरी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। यही पढ़ा ना आपने, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन है क्या उसमें? आपसे गवर्नमेंट पूछ के लेती है? वो भी पाकिस्तान के हवाले से सही। हाँ जी बताओ, कहाँ कहाँ इनडायरेक्ट डिसीजन मेकिंग है आपकी, गवर्नमेंट आपसे पूछती है? बताओ कि ये जो डिसीजन है
लेकिन डेमोक्रेसी में तो लोगों की भी सही होती है, लोगों की भी सही होती है। डिसीजंस किसके लिए लिए जाते हैं? अवाम के लिए। डिसीजंस किसके लिए जाते हैं? अवाम के लिए। तो जो जिनके लिए डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनका उनके वॉइस, ठीक है, वो जरूर होते हैं, दूसरे स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट्स में होते हैं। तो स्विट्जरलैंड में जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं हर पॉलिटिकल लेवल पे। हर स्विस सिटीजन 18 साल से लेके ऊपर वो वोट करता है इलेक्शंस में, और स्पेसिफिक इश्यूज पे भी वोटिंग होती है। इवन सिटीजन्स भी खुद कुछ इश्यूज रेज करते हैं कि ये इशू है सोसाइटी में, इस पे गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। या इवन जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उस पे भी सिटीजन्स वोटिंग करते हैं कि ये जो डिसीजन है ये सही है या नहीं है। वहां पे खुद भी वो इनिशिएट करते हैं, जिसको आप मैंडेटरी रेफरेंडम भी कहते हैं। तो लोगों की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, जिसकी आप डेफिनेशन कहते हैं ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल। समझ आया? टॉपिक समझ आया? बताओ। The recording has stopped. टॉपिक समझ आया सबको? जल्दी बताओ पहले मुझे, जितने भी हैं क्लास में, समझ आया सबको? बुजुर्गों, पढ़ाने 2 टॉपिक्स थे मुझे आज, लेकिन ये है कि कुछ असाइनमेंट के बारे में मैं डिटेल में बताने लगा। हालांकि पढ़ाने में गुड गवर्नेंस भी पढ़ाना था आपको। आपने क्या करना है? डायनास्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडल डेमोक्रेसी करना है। क्यों करना है आपने? ये मॉडल्स ही दे रहा था ना तू, बाव इज अ वे फॉरवर्ड। इज अ वे फॉरवर्ड में मॉडल ही पढ़ा रहा था ना। अच्छा जी, चलिए बात करते हैं। सर कह रही है कि डायनास्टिक, इससे आया था एक फॉर एग्जांपल, मैं कहा 2025 में आया था या 2024 में इससे आया हुआ था कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म एज एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो तू बा। फ्यूडलिज्म जो इन्होंने फॉर एग्जांपल तू बा इन्होंने काम किया है ना, जो काम किया है उसको आर्ग्यूमेंट बना के एज अ रेफरेंस कोट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो पाकिस्तान से, ठीक है। ये जो इन्होंने काम किया है स्विट्जरलैंड ने, इंडिया ने, या उससे पहले आपने पढ़ा, उसको उसका आर्ग्यूमेंट बना के, आर्ग्यूमेंट देके एज अ वे फॉरवर्ड, एज अ रेफरेंस इनको कोट कर सकते हो। ये कह रहा हूं, ये वे फॉरवर्ड बनाना। ऐसे आया था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म और वास्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये आया था ना। अब आप बताओ मुझे, पूरा टॉपिक पढ़ा है, क्या सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और फ्यूडलिज्म ही है मेजर हर्डल्स डेमोक्रेसी में? इस पे आप 18 पैराग्राफ लिख सकते हो, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म पे। इस पे आप 18 पैराग्राफ लिखोगे? ऐसे नॉर्मली 18 पैराग्राफ ही होता है, इंक्लूडिंग कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन। 18 पैराग्राफ लिखोगे? बताओ, कैन यू राइट 18 पैराग्राफ?
क्या लिखोगे इस पे? सारे बताओ मुझे, क्या इस पे 18 पैराग्राफ लिखना पॉसिबल है? कितना खींचोगे इसको? मैक्सिमम 4-5 पैराग्राफ बस, उसके बाद रिपीटेशंस। क्या इसका इंस्टेंस क्या बनेगा? क्या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म ही वर्स्ट मॉकरी है डेमोक्रेसी के, या आसान से लफ्जों में चैलेंजेस जो डेमोक्रेसी को डिरेल करते हैं? बताओ क्या इसका इंस्टेंस क्या बनेगा? नहीं नहीं, बहुत आसान है, कंट्रोवर्शियल क्यों है, बहुत आसान है। क्या इसकी थीसिस क्या बनाओगे? क्या थीसिस बना सकते हो इसकी? बताओ। क्या इसकी थीसिस इंस्टेंस क्या लोगे? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। इसकी थीसिस क्या बनाओगे? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म। ओहो, थीसिस पूछ रहा हूँ, मेरा लेक्चर थोड़ी लिख के आएंगे। थीसिस क्या बनाओगे, मतलब आपका इंस्टेंस क्या हो सकता है इस पे? बहुत ऑर्डिनरी थीसिस। तोबा। क्या बनाओगे इसकी थीसिस, बताओ ना। ओहो, बता दो। यहाँ पे भी सर आप ना राइटिंग जो है वो ठीक नहीं है आपकी। आर नॉट ओनली चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यहाँ पे भी जो है ना आपकी एक्सप्रेशन में बड़ा इशू है। ग्रामर को ठीक करें। क्या बना सकते हैं हम, इसका इंस्टेंस क्या ले सकते हैं? बड़ा आसान है। इसकी जो इसका जो इंस्टेंस हो सकता है वो ये इस तरह से हो सकता है। एक मिनट। नॉट ओनली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड feudalism are major challenges to democracy, but various political and political, constitutional, and social hurdles also impede the progress of democracy in Pakistan। कि सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म ही मेजर हर्डल्स नहीं है, और भी हैं पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशो पॉलिटिकल, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सोशो पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस या हर्डल्स दैट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये आपका एस्टेंस था, इस तरह से आपने इसे लिखना था, और वे फॉरवर्ड भी उसके देने थे। आसान सा टॉपिक था। जी।